नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और उसके ठीक 7-8 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया है नीतीश कुमार ने। अब ये आसानी से समझने वाली बात है कि चुनावी साल में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया होगा तो उसके लक्ष्य क्या होंगे, उसका एजेंडा क्या होगा, उससे क्या हासिल करना चाहते होंगे नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए। तो ये चुनाव की पेशबंदी है, चुनाव की मोर्चेबंदी है कि कैसे विभिन्न जातियों में, विभिन्न इलाकों में अपनी पैठ को मजबूत किया जाए और जो विपक्षी दल हैं उनको कैसे मात देनी है, उसकी रणनीति का हिस्सा ये मंत्रिमंडल विस्तार माना जा सकता है। जब हम इसके मंत्रिमंडल के विस्तार में जाएंगे तो इसे और करीब से भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है। लेकिन नवंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि पहले चुनाव करवा दिए जाएं, यानी अप्रैल मई में कभी चुनाव करवाए जा सकते हैं। ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार का अगर एक मकसद ये है कि तुरंत उसका फ़ायदा उठाना है, तो हो सकता है कि जल्दी चुनाव करवाने की तैयारी में भी हो एनडीए। लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि एक साथ इतने सारे अब पूरा मंत्रिमंडल का कोटा पूरा हुआ है। साल भर से ये जगहें खाली थी। अब मंत्रिमंडल 36 मंत्री हो सकते हैं बिहार के कैबिनेट में। अब फुल फ्लेजेड मंत्रिमंडल नीतीश कुमार का हो गया है। तो शायद इसका एक मकसद ये हो सकता है कि अब अगले 6-8 महीनों में जमकर काम किया जाए, जमकर जो चुनावी तैयारियां हैं उसमें मंत्रिमंडल का इस्तेमाल किया जाए और भरपूर उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ये दोनों लक्ष्य हो सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर चुनाव पहले होते हैं तो इतनी सारी जातियों के नेताओं को शामिल करके उन जातियों को संदेश देना और उनको जोड़ना और उसका तुरंत हाथ के हाथ फ़ायदा उठा लेना भी इसका मकसद हो सकता है। अब देखिए कि 7 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिसमें से पिछड़ा वर्ग के 3 हैं और अति पिछड़ा वर्ग के 2 हैं और सामान्य वर्ग के 2 मंत्री शामिल किए गए हैं। यानी कोशिश की गई है कि एक जातिगत संतुलन कायम किया जाए और जो पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग है उसको खास तौर पर टारगेट किया गया है कि ये इन वर्गों को जोड़ा जाए और लालू यादव आरजेडी के साथ जो इन वर्गों के वोटर जुड़े हैं उनको कैसे तोड़ा जाए, उनको कैसे कमज़ोर किया जाए। तो ये रणनीति तो साफ दिखती है। अभी इसके और भी विस्तार में जब हम जाएंगे तब हम देखेंगे कि वहाँ और क्या क्या खेल किए गए हैं। मसलन केवल जाति का मसला नहीं है, मसला ये भी है कि कौन से क्षेत्र टारगेट किए गए हैं। अगर आप इसके अंदर जाएंगे, इसके डिटेल में जाएंगे और जो मंत्री बनाए गए हैं वो किन इलाकों से आते हैं, उन इलाकों में क्या सेंधमारी करने की जुगत में है एनडीए, वो भी साफ हो जाता है। तो ज़्यादातर वो इलाके हैं जहां पर लालू यादव का असर है, आरजेडी की पकड़ है। तो यहाँ ये भी ध्यान में रखा गया है न केवल जातिगत समीकरणों के आधार पर बल्कि भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, चुनावी समीकरण हैं, उनको भी टारगेट करते हुए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। और जाहिर है कि ये ध्यान में रखने की बात है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ है उसमें नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनका कोई भी मंत्री इसमें शामिल नहीं है। इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि ये जो स्ट्रेटजी है ये दरअसल एनडीए की नहीं है, जेडीयू की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी इस विस्तार के ज़रिए अपने को मजबूत कर रही है। एनडीए को या जेडीयू को मजबूत करने की इसमें कोशिश नहीं है। इसमें कोशिश है बीजेपी कैसे कंसोलिडेट करे और बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे आएँ। इसीलिए इसके अब बहुत सारे मायने निकलते हैं जिन पर मोटे तौर पर कहीं चर्चा हो नहीं रही है। अब आप देखिए कि जो मंत्रिमंडल है बिहार का उसमें 36 मंत्री बन सकते हैं, 36 मंत्रियों का कैबिनेट बन सकता है।
36 मंत्रियों में से 21 तो अकेले बीजेपी के हैं और 13 केवल जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस मंत्रिमंडल में किसका दबदबा है, कौन इस सरकार को चला रहा है। बेशक ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया गया है नीतीश कुमार को, लेकिन एक्सीलेटर, गियर, ब्रेक ये सब बीजेपी के हाथ में। दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो विभाग हैं वो बीजेपी के पास हैं। तो कहने को ये नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन असल में अब और भी ख़ास तौर पर ये बीजेपी की सरकार हो गई है और चुनाव में की तैयारियों का जो लगाम है, या जो यूँ कह लें कि उसकी रास है, वो अब बीजेपी के हाथों में है। वो अपने ढंग से ड्राइव कर सकती है क्योंकि 21 मंत्रालय उसके पास हैं और 21 मंत्रालयों के जरिए वो अपनी स्थिति विभिन्न इलाकों में, विभिन्न जातियों में सुदृढ़ करेगी और यही उसका एजेंडा होगा। नीतीश कुमार इस गणित को नहीं समझते होंगे, ऐसा मानना गलतफहमी होगी, क्योंकि वो बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। ये और बात है कि वो अस्वस्थ नज़र आते हैं, उनकी दिमागी हालत क्या है ये कोई नहीं जानता। उनका दिमाग काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है तो कितना काम कर रहा है और किस दिशा में काम कर रहा है, ये अलग चीज़ है। एक दूसरा विवाद जो उनको लेकर चल रहा है कि उनको बीजेपी चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी या नहीं करेगी, और अगर करती भी है तो चुनाव के बाद उनको चीफ मिनिस्टर बनाएगी या नहीं बनाएगी, या उठा के डंप कर देगी एक नाथ शिंदे की तरह, जैसे महाराष्ट्र में उसने किया है। क्योंकि नीतीश कुमार अब एनडीए पर बोझ भी बनते जा रहे हैं और बीजेपी का जो लक्ष्य है कि अब ये मौका है जब बिहार में अपनी सरकार बनाई जाए और अपने दम पर सरकार बनाई जाए और अपना मुख्यमंत्री भी हो, क्योंकि अब नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर हो गए हैं और बीजेपी ने इस बीच में नीतीश कुमार की पार्टी को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। उसमें से बहुत सारे सांसद, बहुत सारे विधायक उसके साथ खड़े हैं, अंदरूनी तौर पर, खुलेआम नहीं, लेकिन जब चाहे बीजेपी उन्हें तोड़ सकती है, जेडीयू को कमज़ोर कर सकती है। ये आम तौर पर मान लिया गया है बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर भी कि जेडीयू का पतन हो रहा है, नीतीश कुमार के हाथ से बागडोर छूट रही है और धीरे धीरे कंट्रोल जो है बीजेपी के हाथ में चला जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है तो बीजेपी ने सरकार में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर लिया है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि नीतीश कुमार को और कमज़ोर कर दिया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर तो हैं और रहेंगे अभी, लेकिन उनकी वो से नहीं रह जाएगी जब उनके मंत्रिमंडल में 21 मंत्री में कैबिनेट की बैठक में 21 मंत्री बीजेपी के होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो सरकार को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और ये न भूलें कि अमित शाह और मोदी भी बिहार पर अब पूरा जोर दे रहे हैं, बिहार को संभाल रहे हैं और उनके दौरे शुरू हो गए हैं। और अभी हाल के दौरे में उन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला बताकर छोटा करने की कोशिश की, लाडला तो छोटे को कहा जाता है, बड़ा अपने बड़े भाई को कोई लाडला नहीं कहता है, तो नीतीश कुमार को छोटा करने की कोशिश की गई। और तो उससे भी समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में बीजेपी अब नहीं है। वापस लौटते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें मैंने बताया आपको कितने पिछड़े वर्ग के हैं, कितने अति पिछड़े वर्ग के हैं और कितने सामान्य वर्ग के हैं। अब देखिए, कृष्ण कुमार मंटू जो हैं वो कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी जाति यानी नीतीश कुमार की जाति। नीतीश कुमार की जाति के ही एक नेता कृष्ण कुमार मंटू को मंत्री बनाया गया है। ये कुर्मी वोटों में सेंध लगाने की बीजेपी की सीधी कोशिश है, इसे समझा जाना चाहिए। नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे होंगे कि धीरे धीरे जो कुर्मी जो 10% आबादी है
लगभग कुर्मियों की, उस पर जो पकड़ है नीतीश कुमार की, उसको कमज़ोर करके उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये बहुत बारीक चीज़ है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। जीवेश मिश्रा भूमिहार जाति के हैं। भूमिहार जाति हम सब जानते हैं कि मोटे तौर पर बीजेपी की समर्थक रही है, तो उसने बीजेपी से भूमिहार जातियों का जुड़ाव को पक्का रखने के लिए, और हाल में तेजस्वी यादव और आरजेडी ने कोशिश की थी कि भूमिहार को अपनी तरफ खींचे। कुछ हद तक वो कामयाब भी हो रहे थे और बीजेपी इसको लेकर चिंता में थी, लेकिन जीवेश मिश्रा को उसने मंत्रिमंडल में शामिल करके एक संकेत दिया है कि आपको हमारे साथ ही रहना है। संजय सरावगी वैश्य जाति से आते हैं, आरएसएस के भी हैं, तो उनका और वैश्य जातियों का झुकाव जो है बीजेपी की तरफ है, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो वो उस तरह से उनको रखा गया है बीजेपी ने। तीसरा मोतीलाल प्रसाद, ये तेली जाति से आते हैं और ये तेली जाति भी बिहार की मोटे तौर पर बीजेपी के वोटर है। ये अति पछड़े वर्ग से है। इसके मोतीलाल प्रसाद को मंत्री बनाया गया है और ये इस संदेश दिया गया है कि लालू यादव जो है वो MY समीकरण से हटकर जो दूसरी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब ना होने पाए। उनको MY तक सीमित कर दिया जाए ताकि जो अति पिछड़े और अति दलित वोट बैंक है वो NDA के साथ जुड़ता रहे। राजू सिंह राजपूत जाति से आते हैं। राजपूत भी राजद की तरफ झुकने लगे थे और उनको भी बीजेपी ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। विजय कुमार मंडल केवट जाति के हैं। आपको याद होगा कि मुकेश सहनी ने पाला बदल लिया था, निषाद जाति के हैं और वो मिल गए थे तेजस्वी यादव के साथ। अब उनकी काट के लिए विजय कुमार मंडल को लाया गया है। वो कितना कामयाब हो गया पता नहीं। और एक और महत्वपूर्ण नेता को शामिल किया गया है, सुनील कुमार कुशवाहा। ये कुशवाहा जाति के हैं। आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार कुर्मी कोयरी की राजनीति करते रहे हैं, यानी कुर्मी और कुशवाहा ये दोनों को जोड़कर वो अपना वोट बैंक तैयार करते हैं और उसके बल पर इतने सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक और इस जाति के महत्वपूर्ण नेता हैं। वो भी अभी वापस इसमें आ चुके हैं। बीजेपी के पास सम्राट चौधरी के रूप में कुशवाहा जाति का एक नेता है। सम्राट चौधरी नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो एक तो वो हैं, अब ये सुनील कुमार कुशवाहा को भी लाया गया है और इस तरह से बीजेपी ने कुशवाहा जाति में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। तो अब आप देखिए कि जाति आधार पर जो गोलबंदी की गई है उसका मकसद क्या है। उसका मकसद बीजेपी दो तरह से हासिल कर रही है। एक, नीतीश कुमार को कमज़ोर कर रही है और दूसरी तरफ आरजेडी को भी कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। आरजेडी को कमज़ोर करने का लक्ष्य तो समझ में आता है, विपक्षी दल है, उसी से चुनौती मिलनी है, लेकिन अपने साथी सहयोगी दल जेडीयू के भी कद कम करने की कोशिश इसमें साफ दिख रही है। तो ये बड़ा ये दिलचस्प बात है कि कैसे बीजेपी अंदर ही अंदर नीतीश कुमार और उनके पार्टी को काट छांट कर रही है। उसे जब सीटों के बंटवारे का मामला आएगा तो क्या पुराने फार्मूले पर, यानी दोनों बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे? ये जेडीयू के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे वो दावा करे कि उसे पुराने फार्मूले के तहत उतनी ही सीटों पर लड़ने का मौका दिया जाए। अगर वो नहीं देते हैं, या यूँ कह लें कि नीतीश कुमार दावा करेंगे भी तो किस आधार पर करेंगे कि इतनी सीटों पर हमारा दावा बनता है, जबकि बीजेपी वोट परसेंटेज में उससे आगे है और अब उसने ये जो गोलबंदी की है उसके हिसाब से भी उसकी ताकत बढ़ती दिख रही है। तो जेडीयू और नीतीश कुमार के पर कतरने का काम इस मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए बीजेपी ने किया है। अब एक और चीज़ इसमें देखने लायक है कि जो मैंने शुरू में कहा था कि भौगोलिक स्थिति क्या है, क्या उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो अगर आप इन
मंत्रियों, नए शामिल किए गए मंत्रियों के इलाकों की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से विधायक हैं और ये छपरा ज़िले में आता है, जहां राजीव प्रताप रूडी का भी जो प्रभाव क्षेत्र है। लेकिन ये छपरा जो है, जो मंटू का इलाका है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये उन सब से इलाकों से सटा हुआ है और ये लालू प्रसाद यादव के प्रभाव वाला इलाका भी माना जाता है। यानी लालू प्रसाद के इलाके में अब एक और मंत्री जोड़ दिया गया है और वहाँ उनकी पकड़ को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। इसी तरह से जीवेश मिश्रा को दरभंगा वाले इलाके से लिया गया है। संजय सरावगी भी दरभंगा सदर के विधायक हैं, उनका भी इसी तरह से रोल रहेगा उस इलाके में। सीतामढ़ी ज़िले से मोतीलाल प्रसाद को बनाया गया, तो उस इलाके में जो आरजेडी है वो जो घुसपैठ कर रही थी उसको रोकने की कोशिश की गई है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको हर सीमांचल के इलाके में जो मुस्लिम बहुल इलाका, वहाँ से विजय कुमार मंडल को लिया गया है। उन इलाकों पर हम सब जानते हैं कि आरजेडी और लालू यादव का बोलबाला है। ओवैसी ने भी घुसपैठ की है और नुकसान भी पहुंचाया था पिछली बार। लेकिन अब लगता है बीजेपी उस इलाके में भी ध्रुवीकरण करके अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सुनील कुमार कुशवाहा का जिक्र किया था, बिहार शरीफ से ये विधायक हैं, पहले जेडीयू में थे ये, अब बीजेपी के विधायक हैं। और इस इलाके में जेडीयू की जो पैठ थी मानी जाती है, बीजेपी ऐसा लगता है कि वहाँ जेडीयू की पैठ को भी कमज़ोर करके अपने को मजबूत कर रही है। हालांकि देखने में ये लगेगा कि दोनों साथ हैं। ये अगर बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाएगी तो उसका फ़ायदा जेडीयू को भी मिलेगा, ये सैद्धांतिक तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू के साथ कैसा गेम खेला था। चिराग पासवान के ज़रिए कम से कम 15-16 सीटों पर चिराग पासवान के ज़रिए नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया था। तो ये जो घेरेबंदी की गई है, ये केवल आप ये मत मानिए कि लालू यादव की घेरेबंदी की गई है बीजेपी की तरफ से, ये बीजेपी की भी घेरेबंदी की गई है। और बीजेपी अब इस घेरेबंदी के ज़रिए अपने आप को इन दोनों पार्टियों से बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश तो करेगी ही। कोशिश उसकी ये होगी कि अपनी सीटों की संख्या 100 के पार ले जाए, और वो तभी हो सकता है जब जेडीयू की भी सीटें वो कम करे और आरजेडी की भी सीटें कम करे या ज़्यादा सीटों पर लड़े। जेडीयू इसके लिए तैयार होगा कि नहीं, ये देखने की बात है। लेकिन दबाव उस पर ज़बरदस्त होगा नीतीश कुमार पर कि आपकी सीटें कम हैं, आपके वोट परसेंटेज कम हैं, फिर आपको इतनी सीटें क्यों दी जाए। और अगर जेडीयू या नीतीश कुमार कम सीटों पर चुनाव लड़ना तय करते हैं तो एक तरह से नीतीश कुमार इस बात के लिए भी अपने को तैयार कर रहे होंगे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। ये एक संदेश इसमें से निकल कर आता है। तो ये चौतरफा जो खेल व्यू रचना बीजेपी कर रही है वो बहुत दिलचस्प है और धीरे धीरे आप देखिएगा पत्ते और खुलेंगे। अभी चुनाव प्रचार में, योजनाओं की घोषणाओं में जो भूमिका बीजेपी अपनाएगी, मोदी अपनाएंगे, शाह अपनाएंगे, 21 मंत्रिमंडल के सदस्य बीजेपी के मंत्री अपनाएंगे, उसमें इस तरह से प्रोजेक्शन होगा कि ये चुनाव दरअसल बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी का चुनाव है ये। जेडीयू तो उसकी छोटी पार्टनर है, जूनियर पार्टनर है, और नीतीश कुमार तो अब चुक गए हैं, अब उनका समय खत्म हो गया है और अब बीजेपी ही लीड करेगी सरकार को भी और गठबंधन को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।